हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है अश्विन राज थियरीज। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम ऐसी मुद्दा के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। तो ये ओवर थिंकिंग होता क्या है, ये ओवर थिंकिंग क्यों होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और इसे हम ओवरकम कैसे करें, हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। हम इस वीडियो में ये सारी पॉइंट्स टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग वो होती है जहां पर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, एक के बाद एक और रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, आप ओवर थिंक से बचना चाहते हैं, आप अपनी थिंकिंग स्टॉप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आप टीवी देखते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप गाना सुन रहे हैं और भी बहुत सारे एक्टिविटीज आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन टीवी पे है, ना आपका कंसंट्रेशन यूट्यूब के वीडियो पे है, ना आपका कंसंट्रेशन गाने पे है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। ओवर थिंकिंग का बोझ जो है आपके दिमाग में। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही टॉपिक चल रहा है, एक ही चीज चल रहा है, लेकिन उस टॉपिक के बारे में, उस चीज के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, क्योंकि उस टॉपिक के रिलेटेड आपके मन में 10 सवाल है, लेकिन उन 10 सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। तो उन 10 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश में आप दिन भर उसी के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हो। वो कहते हैं ना, अगर एक टीवी चैनल पे अगर कोई प्रोग्राम आता है और हिट हो जाता है तो टीवी चैनल क्या करता है, उसी प्रोग्राम को बार रिपीट टेलीकास्ट किया जाता है। इसी तरह हमारा ब्रेन भी प्रोग्राम्ड है। तो हमारे दिमाग में एक ही चीज, एक ही टॉपिक बार रिपीट टेलीकास्ट होता है। तो ये ज्यादातर एंजाइटी रिलेटेड ओवर थिंकिंग इश्यूज भी होते हैं और अपने पास्ट के रिलेटेड ओवर थिंकिंग इश्यूज भी होते हैं और कुछ लोग अपने फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग इश्यूज से रिलेटेड भी होते हैं। तो अब हम उस ओवर थिंकिंग के बारे में बात करते हैं जहां पर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में क्या होता है दोस्तों, आप पहले टॉपिक के बारे में 5 मिनट सोचते हो, फिर टॉपिक बदल जाता है, फिर दूसरे टॉपिक के बारे में अगले 5 मिनट सोच रहे हो, फिर टॉपिक बदल जाता है, फिर तीसरे टॉपिक के बारे में तीसरे 5 मिनट सोच रहे हो, फिर टॉपिक बदल जाता है। ऐसे कर करके 5 मिनट बहुत सारे 5 मिनट में आप बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हो। तो जाते जाते क्या होता है, आपका ड्यूरेशन जो है वो कम होता जाता है। पहले आप एक टॉपिक पे सोचने के लिए 5 मिनट बिता रहे हैं, वो आते जाते 4 मिनट पे आ जाते हैं। तो हर 4 मिनट पे आपका टॉपिक, सोचने का टॉपिक बदल जाता है। तो वो 4 मिनट वाला 3 मिनट पे आ जाता है, 3 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 1 मिनट, 1 मिनट से 30 सेकंड, 30 सेकंड से 10 सेकंड। तो अभी सोचो दोस्तों, आपके मन जो है, आपके थिंकिंग जो है, हर 10 सेकंड के बाद टॉपिक चेंज कर रहा है। आप समझ रहे हो, सीरियसनेस समझ रहे हो, गंभीरता समझ रहे हो। हम उस ओवर थिंकिंग रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करेंगे जहां पर लोग अपने दिमाग में एक ही टॉपिक्स को लेकर, एक ही चीज को लेकर बार सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। ये ज्यादातर एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज के रिलेटेड ओवर थिंक करते हैं, या फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जो हुआ था उसके बारे में लेकर ओवर थिंक करते हैं, या फिर अपने फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ये सेगमेंट मैंने थोड़ा सा बाद में रखा है, इसके लिए एक सॉलिड रीजन भी है, वो आपको वीडियो देखते देखते समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए उस बंदे के एग्जांपल लेते हैं जो एक मल्टीटास्कर है, मल्टीटास्किंग करता है। मतलब मैं समझाता हूँ, एक बंदा है जो टॉप एमएनसी में भी काम करता है, या फिर एक प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब है उसका, और उसके साइड में एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम मानता है, वो साइड बिजनेस भी कर रहा है, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट भी खेलता है फ्री टाइम में, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है वो खेलता है, या और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि डांस हो, सिंगिंग हो, फाइटिंग हो, पेंटिंग हो, और बहुत सारे एक्टिविटीज है उसमें भी इन्वॉल्व है। और वो फ्रेंड्स के साथ बाहर भी जाता है, टूर्स जाता है, ट्रिप्स जाता है, ट्रैकिंग जाता है, होटल्स जाता है, रेस्टोरेंट जाता है, और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पर वो जाता है। और उसके एक YouTube चैनल भी है जहाँ पर वो वीडियोस बनाता है। वो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी एक्टिव है, वो YouTube कंटेंट बनाता है, फेसबुक पे वीडियोस बनाता है, पोस्ट करता है, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहता है, और भी बहुत सारी चीजें करता है। उसे कहते हैं मल्टीटास्कर। तो जो लोग उसको नजदीक से नहीं जानते, क्लोजली नहीं जानते, उन लोगों को वो सिर्फ दूर से देखते हैं जो लोग उसे, तो उन लोगों को लगता है कि भाई ये बंदा तो सक्सेसफुल है, इसके अंदर तो बहुत स्किल्स है, टैलेंटेड है, पोटेंशियल है,
दिख रहा है और बहुत हैप्पी रखता है, अपने आप को बहुत खुश रखता है, हमेशा हंसता रहता है और प्रॉस्पेरिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये पर्सपेक्टिव होते हैं उन लोगों की जो उसे नज़दीक से नहीं जानते। तो ये वही बात उन लोगों की जो उसे नज़दीक से जानते हैं, उससे क्लोजली जानते हैं, जितना कि वो क्लोज फ्रेंड्स हो या पेरेंट्स हो या रिलेटिव्स हो, वो लोग जो लोग उसे नज़दीक से जानते हैं वो लोग उसे कहते हैं निकनेम से पागल, मेंटल, क्रेजी, हद करता है। उसको बहुत सारे सजेशंस भी आते हैं, यू नीड ए साइकियाट्रिस्ट, कूल डाउन, काम डाउन, पेशेंस रखो, सब्र रखो, और भी बहुत सारे सजेशंस। हद करता है, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स, लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, बहुत सारे सजेशंस उसको सुनने को रोज मिलती है। और चलिए वो एक दिन सुबह जॉगिंग पर निकल रहा है, जॉगिंग कर रहा है, सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग कर रहा है और उसके कान में ईयरफोन्स है और गाने भी चल रहा है, लेकिन ना उसका कंसंट्रेशन जॉगिंग पे है ना उसका कंसंट्रेशन गाने पे। वो सोच रहा है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, यूट्यूब के बारे में, क्रिकेट के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो सुबह सुबह अर्ली सुबह सोच रहा है। तो उसका साइड इफेक्ट्स भी जान लो। पहले वो फ्रीक्वेंट वोमिटिंग, काम करते वक्त वोमिटिंग, बिजनेस टाइम पे वोमिटिंग और क्रिकेट खेलते हुए वोमिटिंग, हर जगह वोमिटिंग ही वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग हो रहा है, वो काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है। ठीक है। दूसरा गैस्ट्रिक और एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, जिसका रीजन है वो वोमिटिंग कर रहा है। और तीसरा हेडेक, हेड कैचिंग, फ्रीक्वेंट फीवर्स और डिहाइड्रेशन, गेटिंग एग्जॉस्टेड वेरी सून, गेटिंग टायर्ड वेरी सून, बर्निंग आइज, बर्निंग चेस्ट, रात को ठीक से नींद नहीं आती। क्यों, कैसे आएगी ठीक से नींद? इतना सारा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग जो कर रहा है और इतना सारा सोच रहा है और रात को बीच में नींद खुल जाती है, सुबह जल्दी उठ जाता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब काम कर रहा है तब अचानक से नींद आ जाती है, बिजनेस कर रहा है नींद आती है, और भी बहुत जगह पर नींद आती है। और उसके बाद लास्ट में हेयर फॉल इश्यूज, बहुत ही कम उम्र में हेयर फॉल इश्यूज हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक होने के भी चांसेस है। अब मेरा एक रफ आइडिया कि जो लोग ओवर थिंकिंग रिलेटेड इश्यूज से परेशान है, सफर कर रहे हैं, वो लोग यही साइड इफेक्ट्स जो मैंने मेंशन किया है वो लोग भी लगभग सिमिलर साइड इफेक्ट्स से रोज झेल रहे हैं, गुजर रहे हैं या सफर कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अब आते हैं एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज पे। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक स्टूडेंट है जिसका एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो एग्जाम्स को लेके ओवरथिंक कर रहा है, और एक बंदा है जो ग्रेजुएट है या 10th फेल है 12th फेल है, वो अपने इंटरव्यू को लेके नजदीक इसको उसका इंटरव्यू नजदीक आ रहा है, उसको लेके ओवरथिंक कर रहा है, या फिर इंटरव्यू दे चुका है और रिजल्ट्स के लेकर ओवरथिंक कर रहा है, या फिर और एक बंदा है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और उसको लेके ओवरथिंक कर रहा है। तो और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि लव, मैरिज, फैमिली इश्यूज, बिजनेस, प्रमोशन, बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पर लोग ओवरथिंक करते हैं, एंजाइटी इश्यूज की वजह से ओवरथिंकिंग करते हैं। तो चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट एग्जाम्स को लेकर ओवरथिंक कर रहा है, तो उस स्टूडेंट को जैसे कि मान लो कि तुम स्टूडेंट हो और एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, 1 महीने बचा है एग्जाम्स के लिए, तो कितने और एग्जाम्स लिखने पड़ेंगे जिससे तुम्हें ग्रेजुएट बनना पड़ेगा? बहुत सारे, तुम 5 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, 6 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, बहुत सारे एग्जाम्स का सामना करना पड़ेगा जिंदगी में कि ताकि तुम एक ग्रेजुएट बन सको। तो ग्रेजुएट में जो लोग ग्रेजुएट बनते हैं उसमें कितने लोगों को अपनी मनपसंद नौकरी करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है? 100 में से सिर्फ 60% लोग जो लोग ग्रेजुएट होते हैं उसको अपने मनपसंद नौकरी करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाकी के 40% लोग जो ग्रेजुएट है वो भी उसी तरह काम कर रहा है जो एक इलिटरेट कर रहा है, जो एक अनपढ़ कर रहा है, जो एक 10th ग्रेजुएट भी 10th फेल वाला काम कर रहा है, 12वीं फेल वाला काम कर रहा है, या फिर उससे भी कम वाला काम कर रहा है, जैसे कि अखबार बेचना, अखबार डालना, सब्जी बेचना
और भी बहुत सारे दूध बेचना या फिर एक प्रोविजन स्टोर्स रखना, फल बेचना, और भी बहुत सारे बिजनेस है जहां पर वो काम कर रहा है। वो उस बिजनेस के लिए उसको ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो काम ना मिलने की वजह से इन सब सेक्टर्स में वो काम कर रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स है उसमें काम कर रहा है। जब वो 12th फेल के एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहा है, 10th फेल के उससे भी कम जो अनपढ़ होते हैं उसके साथ भी काम कर रहा है। तो ग्रेजुएट बनने का फायदा क्या है, तो इन एग्जाम्स का लिखने का फायदा क्या है, तो मैं बताता हूँ। तो तुम्हारा एग्जाम्स चल रहा है, अभी 1 महीना बचा है, तो 1 महीना बचा है यार, एग्जाम्स का डर छोड़ दो क्योंकि एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स लिखने के बाद तुम्हें ग्रेजुएट बनने के बाद तुम्हारे काम मिलने के चांसेस भी होते हैं और चांसेस नहीं भी होते। तो अब एग्जाम के डर छोड़ दो, तो पढ़ना लिखना शुरू करो और एग्जाम्स लिखो। हो सकता है कि तुम पास हो जाओ, हो सकता है, और नहीं ये भी हो सकता है कि तुम फेल हो जाओ। तो अगले साल फिर से वही एग्जाम आने वाली है यार, तो टेंशन का एक हो। तो एक अगले साल शुरू से पढ़ना शुरू करो, तो हो सकता है कि पास हो जाओ। अगर अगले साल भी पास नहीं हो तो काम पे लग जाओ कम उम्र में। कितने लोग जो है जो कम उम्र में काम करते हैं, कम उम्र में काम पे लग जाते हैं, वो दुनिया को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि कम उम्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से रोज बात कर रहे हैं, क्योंकि काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत जल्दी दुनिया के बारे में आइडिया मिल जाता है। तो बहुत जल्दी उनको क्या करना है जिंदगी में आइडिया मिल जाता है, तो बहुत कम उम्र में वो काम करने लगता है। 22 साल की उम्र तक उनका एक बड़ा सा बिजनेस होता है, वो एक लंबी कार में चलता है, जो कि ग्रेजुएट होता है ना, वो भी 22 साल की उम्र में एक लंबी कार में नहीं चलता। तो तुम्हारा चांसेस है कि तुम एक छोटे से काम से शुरू करो, टायर पंचर हो, कार पंचर हो, कुछ भी, और आते जाते तुम्हें लग जाए आइडिया आ जाएगा कि क्या काम करना है, किस काम करने से ज्यादा पैसा मिलेगा। तो काम बदलते रहो, बदलते जाओ, बिजनेस करो, और 22 साल की उम्र में तेरे पास एक लंबी गाड़ी होने की चांसेस है। तो ये रख, तो एग्जाम्स का डर छोड़ दो और पढ़ना लिखना शुरू कर दो आज से ही, अभी से ही, और ऑल द बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। तो ये रहा एक स्टूडेंट का। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जहां पर एक 10th पास वाला या 12th पास वाला या ग्रेजुएट जिसके इंटरव्यू नजदीक आ रहे हैं और अपनी इंटरव्यू को लेके ओवरथिंक कर रहा है। तो यार एक बात बताता हूँ, इंडिया में 1000 से भी ज्यादा कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं बहुत सारे सेक्टर्स में। तो तुम्हें 1000 से भी ज्यादा मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का। तो उतना 1000 तक मत चले जाना, मौका है, अपॉर्चुनिटी है 1000 से भी ज्यादा इंटरव्यू देने का। तो तुम पहले क्या करोगे, पहला इंटरव्यू है उसे अटेंड करोगे, क्लियर नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, घर आओगे, पहला इंटरव्यू देने के बाद घर आ जाओगे, जो भी सवाल पूछा है उन्होंने वो लिस्ट करोगे, उसके आंसर्स ढूंढोगे गूगल में या तेरे किताब में, उसके आंसर्स लिखोगे। ऐसे कर फिर दूसरा इंटरव्यू, फिर तीसरा इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू, फिर 5वां इंटरव्यू। 10 इंटरव्यू के बाद तुम्हें लगभग पता चल जाएगा कि क्या सवाल पूछने वाले हैं और उस सवाल के तुम्हें क्या जवाब देना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, 10 इंटरव्यू के बाद 11वां इंटरव्यू क्लियर करने का चांसेस है। ये नहीं कर रहा हूँ क्लियर कर 100% क्लियर, बहुत सारे चांसेस है। तो तुम क्लियर कर दिया और तुम्हें नौकरी मिल गई 1-2 महीने के बाद। तो ये भी चांसेस होते हैं कि कम सैलरी हो, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 और 16,000 या 20,000। तो तुम क्या करोगे, तुम फिर से डिसअपॉइंट हो जाओगे कि इतने कम सैलरी में मुझे काम करना पड़ेगा। तो करो ना यार, सिर्फ कौन बोल रहा है कि तुम 5 साल का काम करने के लिए सेम सैलरी में 6 महीने का एक्सपीरियंस लो, 6 महीने 8,000 में काम करो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, स्किल्स मिलेगा, तुम्हें बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। तो 6 महीने के बाद फिर से जॉब चेंज करो, बोलो कि ये सैलरी मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा है, तो फिर से चेंज करो, वहां पर 3 गुना ज्यादा मिलेगा, 24,000 मिलेगा, 24,000 मिलेगा। फिर उसके बाद फिर 2 साल बाद फिर चेंज करना। तो ऐसे करते करते 5 साल में या 10 साल में तुम्हारा सैलरी 1 महीने का 1 लाख हो जाएगा। उससे बड़ी बात क्या होती है। तो इंटरव्यू से मत डरो, इंटरव्यू दो और क्लियर करो। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूज।
तो अब हम उनका एग्जांपल लेते हैं जो बंदा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और इसके रिलेटेड ओवरथिंक कर रहा है। तो तुम्हें पता है, तुमने कभी देखा है कि जो लोग सिविल सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वाले होते हैं, कितना कॉन्फिडेंट होते हैं, कितना हार्ड वर्किंग होते हैं, कितना स्मार्ट वर्क होते हैं, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना स्ट्रांग होता है, पता है? तो वो जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर कितने, उनके ऊपर कितने प्रेशर्स होते हैं। कभी कभी घूस लेने के लिए पकड़े जाते हैं, कभी कभी इनकम टैक्स रेट्स होते हैं, कभी कभी आईटी रेट्स होते हैं, बहुत सारे रेट्स, सस्पेंड होना पड़ता है, कभी कभी उनकी भी नौकरी चली जाती है गलत कदम उठाने से। वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनको कॉन्फिडेंट रहना है, उनको पब्लिक सर्वेंट्स है, वो पब्लिक रोज उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती है, तो उनको सोल्यूशन देना पड़ता है पब्लिक को। तो कितना सारा प्रेशर्स रहता है उनके पास। अगर घूस लेते हुए पकड़े गए तो रिजाइन करनी पड़ेगी या सस्पेंड हो जाएगा, या फिर ऊपर से प्रेशर, या फिर नीचे से प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं यार। वो नौकरी मिलने के बाद कभी कभी तुम्हें वो नौकरी वर्क ऑफ नेचर पसंद भी नहीं आएगी, तो खुद छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा वो नौकरी। तो इतना सारा कुछ नौकरी मिलने के बाद होता है। अभी तुम खाली एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो यार, तुम फ्री हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अभी पढ़ने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, तुम फ्री हो पढ़ने के लिए। और तो हार्ड वर्क करो यार। बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, एक ही अटेम्प्ट में, ये नहीं कि एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है। कितने लोग होते हैं तो एक अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, तीसरे, चौथे या पांचवें अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं ये गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो ये एग्जाम वाला डर छोड़ दो, क्योंकि कोई भी सिविल सर्वेंट हो या गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाला हो, वो डरता नहीं है। तो पहले डरना छोड़ दो और ओवर थिंकिंग छोड़ दो, पढ़ना शुरू कर दो। अगर नहीं हुआ 10, क्योंकि इसमें कोई एज लिमिट भी होती है, जब तक तुम्हारी एज 30 तक पहुंच नहीं जाती तब तक तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रेशर्स, काम मिलने के बाद बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, वो प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ये प्रेशर कुछ भी नहीं है। तो डरना छोड़ दो और एग्जाम्स की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडिवर्स। तो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो कि ओवर थिंकिंग के करने पे मजबूर करते हैं। जैसे कि प्यार, लो एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, तो एक बात समझ लो, इस दुनिया में लड़कियों की कोई कमी नहीं है। और जब मैरिज रिलेटेड वही समझ लो कि इस दुनिया में लड़कियों की कोई कमी। अब जो एक बंदा मैरिड है, उसके मैरिज होके 2 साल हो चुका है, तो ये भी हो सकता है कि मतलब मैरिज काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये जान लो कि मैरिज में कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, इसी का नाम होता है मैरिज। अगर तुम भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो, वो भी अपने तरफ से बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज कर रही है, तुम भी एडजस्ट कर रहे हो, वो भी एडजस्ट कर रही है, फिर भी 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, क्योंकि टाइम देना पड़ता है, मैरिज में टाइम देना पड़ता है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर भी एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे हो, एक दूसरे से नफरत कर रहे हो, काम नहीं कर रहा है, तो आखिर डिवोर्स लेना ही पड़ेगा। तो डिवोर्स भी एक ऑप्शन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आजकल बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं, तो डिवोर्स ले लो और दूसरा मैरिज कर लो। ये नहीं कर रहा कि दूसरा मैरिज काम करेगा, वो तुम्हारे किस्मत के ऊपर है। तो मैं ये मैरिज हो गया, और फैमिली इश्यूज, बहुत सारे फैमिली इश्यूज होते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आपके पास प्रॉब्लम है और उसका हर एक प्रॉब्लम का सलूशन भी है। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही तरह आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके हिसाब से आप अपना खुद का सलूशन ढूंढने की कोशिश करो। प्रॉब्लम है पर हर एक प्रॉब्लम की एक सलूशन है। थैंक यू सो मच। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पर एक बंदा कह रहा कि अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने वो गलती नहीं की होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे यार, इस दुनिया में गलती कौन नहीं करता, सब लोग करते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं। गलती से तो सीखते हैं। फेलियर इज द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। तो लोग गलतियां करते हैं। तूने एक बार नोटिस किया है, तूने उस गलती के बाद अपनी जिंदगी में कभी भी फिर से दोबारा गलती नहीं की। तुमने वो उस गलती से सीखी है बहुत कुछ, कि अगर तुम ये गलती करोगे तो वो गलती करोगे तो उसका कॉस्ट क्या होता है, उसका नुकसान कितना होता है, तो तुम्हें पता है गलती करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो
उस गलती के बाद तूने अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं की, ठीक है। उस गलती की वजह से तूने बहुत कुछ सीखा है। आज जो कुछ भी है उसी गलती के सीखने से वजह से है, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे पास पे एक रिवाइंड बटन है, तो तुम रिवाइंड बटन पे से वापस जा रहे हो। अब तुम वो गलती नहीं करोगे, क्या पता तुमने उससे भी बड़ी गलती कर दी, जिससे उससे भी 10 गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़े, उससे भी 10 गुना ज्यादा कॉस्ट देना पड़े। तुम रोड पे आ गए, तुम्हारी गलती की वजह से तुम रोड पे आ गए, या फिर तुम खाना पीने का भी पैसे नहीं है, और हो सकता है कि तुम सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकते हो, सुसाइड भी कर सकते हो, तेरी जान भी चली, या फिर 10 दिन भूखे रहने से वैसे भी मर जाओगे। तो शुक्र करो आज तुम अभी जिंदा हो, तो जिंदा हो, फ्री हो। ओवरथिंक करने के लिए तेरे पास टाइम है, तुम्हारे पास टाइम है थिंकिंग करने के लिए, ओवरथिंक करने के लिए, तो तुम फ्री हो और तुम कुछ कर रहे हो अपनी जिंदगी में, अभी भी जिंदा हो। तुम्हारे पास खाने के लिए, खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास एक घर है रहने के लिए, और तुम्हारे पास एक बाइक है घूमने के लिए, और बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है तेरी जिंदगी में। तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन, हाथ में एक स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, जिसकी वजह से तुम ये वीडियो देख रहे हो। तो ओवर थिंकिंग छोड़ दो, पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो एक और बंदा है, वो बोल रहा है कि अगर मैंने पास्ट में वो धोखा नहीं खाया होता और उसने धोखा नहीं दिया होता, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। भाई ये ट्रस्ट इश्यूज है, ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज है। तो जो तूने पिछले कुछ साल पहले धोखा खाया था, तो वहां पर क्या हुआ, तूने एक गलती कर ली। वहां पर क्या हुआ, तू एक बिजनेस चल रहा था, तेरे पार्टनर्स के साथ मिलकर तू एक बिजनेस चला रहा था, और एक प्रपोजल लेके आया, तेरे पार्टनर ने या दोस्त ने, कोई भी हो, एक प्रपोजल लेके आया जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते थे। तो तुमको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो तेरा पार्टनर वो जानता था कि वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो तूने सारा जो बोझ है वो अपने पार्टनर पे डाल दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, इन्वेस्टमेंट मेरी। तो तूने धोखा खा गया। अब ट्रस्ट इश्यूज है। अब तुम क्या करोगे, तब से तुम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। बिना ट्रस्ट के काम कैसे बढ़ेगा। अब एक और बात मैं बोल रहा हूँ, 10 साल पहले भी इस दुनिया में धोखा देने वाले की कोई कमी नहीं है। 10 साल पहले भी तुमने धोखा खा चुका है, और आज भी धोखा देने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, और कल भी या परसों 10 साल बाद भी धोखा देने वाले बहुत सारे मिलेंगे, रोज मिलते रहेंगे। उसमें कोई ये नहीं है, डाउट नहीं है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वो बिजनेस करना पड़ेगा जिसमें तुम्हारे नॉलेज हो, जिसमें तुम्हें तुम स्किल्ड हो, जिसमें जो तुम्हें आती है। अगर तुमने क्या किया, उस सारा बोझ उस पर डाल दिया, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल दिया, तो तुम 100% उस पर डिपेंडेंट हो गए। अगर वो बोलता है कि बिजनेस प्रॉफिट हो गया, तो तुम प्रॉफिट ले ले। अगर वो बोल रहा है कि बिजनेस लॉस हो गया, तुम मान रहे हो, तो तूने बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर दिया अपने किस पर, अपने पार्टनर के ऊपर। तो इसके वजह से तुम अभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहोगे। तुम बिजनेस चलाओगे कैसे। चलो मान लेते हैं कि अभी फिलहाल तुम्हारे पास एक बिजनेस है छोटा सा, इसमें 2 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और अगर तुम उन दोनों एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तो तुम रोज उनके ऊपर 8-10 घंटे नजर रखोगे, तो इससे कितना टेंशन मिलती है तुम्हें। रोज उसके चक्कर रहे हो क्या, अगर उसने कोई उठा लिया, कुछ प्रोडक्ट उठा लिया, घर चला, तो रोज तुम्हारे मन में शंका रहता है कि वो कुछ। तो ये ट्रस्ट इश्यूज है। तो इससे एम्प्लॉयज इरिटेट भी हो सकते हैं। और मान लो कि तुम एक बिजनेस चला रहे हो, उसमें 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो तब तो तुम मर ही जाओगे यार, नजर रखते तो। और उन 10 लोगों का काम तुम अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते। अब बहुत सारे प्रपोजल्स लेके आते हैं वो लोग जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है, तो तुम धोखा खा चुके, तो तुम मना कर रहे हो। और जो लोग
वो बिजनेस प्रपोजल्स लेके आ रहा है जो जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज है, उनको भी तुम मना कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगी? तो वो बोल रहे, एक एम्प्लॉय आके बोल रहा है, सर मार्केट में ये चल रहा है, वो चल रहा है, हम भी वो करते हैं, तुम भी वो हम भी वो करते हैं, हम भी ये करते हैं, और तुम बोल रहे नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कोई कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज है, तुम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? बिजनेस एक्सपेंड कैसे होगा? नहीं, ट्रस्ट इश्यूज जहां पर होती है वहां पर ये सब फिर से फ्लॉप, तुम्हारे बिजनेस फिर से फ्लॉप होने की चांसेस है, फिर से लॉस करने की चांसेस है। तो ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा मत करो, मिसट्रस्ट भी बहुत ज्यादा मत करो, सब कुछ एक लिमिट में होगा तो तुम्हारे बिजनेस बिल्कुल चलेगी। तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। तो चलो अब एक बहुत जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 10 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जो अट्टर फ्लॉप हुई थी। अब 10 साल बाद वो प्रोड्यूसर काफी रकम कमा चुका है, काफी बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो क्या करना चाहता है, उस 10 साल पुरानी वाली फिल्म को फिर से बनाना चाहता है। वो स्टेटमेंट दे दिया, तो कहीं पर चर्चा होगी? नहीं, क्योंकि वो फिल्म किसी ने उस फिल्म के नाम के बारे में किसी ने भी नहीं सुना है, क्योंकि वो अट्टर फ्लॉप फिल्म थी, सब लोग भूल चुके हैं उसके बारे में। तो कहीं पर चर्चा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अब और प्रोड्यूसर एक और स्टेटमेंट दे रहा है, और अब इस बार इस फिल्म का बजट होगा 1000 करोड़, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब स्टेटमेंट हर तरफ वही उसी का चर्चा हो रहा है, क्योंकि एक बॉलीवुड फिल्म का बजट होता है, हाई बजट वाला बॉलीवुड फिल्म का बजट होता है 300 से 600 करोड़। अब ये कितना करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है? 1000 करोड़। अब हर तरफ यही चर्चा, न्यूज में भी यही चर्चा, टीवी में भी यही चर्चा, हर एक प्रोग्राम में यही चर्चा, यूट्यूब पे सारे लोग यही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसकी मूर्खता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसकी फुलिशनेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कितना मूर्ख है जो अट्टर फ्लॉप फिल्म को लेकर अभी फिर से बनाना चाहता है। तो अभी वो स्टेटमेंट दे रहा है कि हर तरफ चर्चा चल रहा है, क्यों आखिर क्यों बनाना चाहते हो? तो वो फिर से बोल रहा है किसी इंटरव्यू में कि हमने जो 10 साल पहले वो फिल्म करने के वक्त जो गलतियां की थी वो हम सुधारना चाहते हैं। तो उसका स्टोरी भी सेम होगी, उसका डायलॉग्स भी सेम होगा, उसका डायरेक्टर भी सेम होगा, उसके एक्टर्स भी सेम होंगे, सब कुछ सेम, लेकिन जो कुछ भी गलतियां हमने उस फिल्म ने की थी वो गलतियां हम सुधारना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर से मूर्खता की चर्चा हो रही है हर एक बंदे से, मुझसे कि क्या हो रहा है, इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, वो वाटर फ्लॉप फिल्म में किसी को याद भी नहीं। तो क्या करेंगे टीवी वाले, क्या करेंगे, उस फिल्म को रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। क्योंकि प्रोड्यूसर ने स्टेटमेंट दे दिया कि इस बार उसने 1000 करोड़ उस फिल्म में इन्वेस्ट करने की बात की है। तो फिल्म रिपीट टेलीकास्ट होगी तो लोग जरूर देखेंगे कि उसमें कौन सी फिल्म थी, कौन सा फिल्म करना चाहते हैं ये 1000 करोड़ में। तो ऑडियंस भी थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी होगी, तो वो फिल्म देखेंगे। तो फिल्म देखने पर उनको ये पता चलेगा तो कि शुरू से अंत तक इसमें गलतियां ही गलतियां, इसमें क्या सुधार आ सकता है, इसमें क्या सुधारेंगे। तो शुरू से ले तो एक सीन में गलतियां ही गलतियां है, तो क्या करेगा वो फिर से लोग चर्चा करने लगेंगे कि बहुत मूर्ख है, बहुत ये है, बहुत वो है, फिल्म बिल्कुल नहीं चलेगी। अब मान लेते हैं कि वो फिर से वही स्टेटमेंट बोल रहा है, एक्टर्स भी सेम होंगे, स्टोरी भी सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी, डायलॉग्स भी सेम होंगे, सब कुछ स्क्रीन पे सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो वो डायरेक्टर मानेगा, वो एक्टर मानेंगे, जितने भी सारे एक्टर्स थे उसमें वो एक्टर्स मानेंगे इस फिल्म साइन करने के लिए फिर से वो, क्योंकि वो सारे लोग, जितने भी लोग इस फिल्म के हिस्से थे, वो ये मान रहे हैं कि अपनी गलती, कैरियर की सबसे बड़ी गलती थी ये फिल्म साइन करना। तो वो डायरेक्टर भी नहीं मानेगा, एक्टर्स भी नहीं मानेंगे, वो भी कोई नहीं मानेगा। तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? जाहिर सी बात है डायरेक्टर के पास चले जाएगा। तो डायरेक्टर उस फिल्म के बाद
50 फिल्म कर चुका है, तो बहुत सारे सक्सेसफुल फिल्म भी दे चुका है लोगों को, ऑडियंस को। तो वो तो बिल्कुल ना करेगा, क्योंकि उसको भी लगता है कि उसकी करियर की सबसे बड़ी गलती थी ये फिल्म डायरेक्ट करना, तो वो कभी नहीं मानेगा। तो वो उसका रेम्यूनरेशन उस टाइम 10,000 थी, अब उस डायरेक्टर का फीस भी हो चुका है 10 करोड़ या 20 करोड़। तो ये प्रोड्यूसर बोल रहा है मैं तुम्हें 40 करोड़ दूंगा, तो अगर तुम ये फिल्म डायरेक्ट करोगे तो हो सकता है कि वो डायरेक्टर मान जाए। तो उसको कैसे भी करके उसने डायरेक्टर ने मान लिया कि मैं ये फिल्म, उसको डायरेक्टर को मना लिया। तो जहाँ तक एक्टर्स की सवाल है, वो 10 साल पहले जो दादाजी थे इस फिल्म में काम कर रहे थे, वो मर चुके हैं, और एक छोटा बच्चा था इस फिल्म में, वो बड़ा हो चुका, टीनेजर हो चुका है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो एक एक्टर है जो मेन एक्टर है, वो कैंसर से ये कर रहा है, फेस कर रहा है, मर रहा है हॉस्पिटल में, और भी बहुत सारे जन से। और मेन हीरो जो है वो उस फिल्म के लिए 10,000 लिया था, अब उसकी रेम्यूनरेशन फीस हो गई है 150 करोड़, 150 करोड़। तो और भी बहुत सारे 150 करोड़ है। एक बंदा बिजनेस के लाइन में चला गया है, एक एक्टर बिजनेस के लाइन में चला गया है, उसका 1 महीने का रेवेन्यू है 1000 करोड़, तो वो एक बिलियनवेयर बन चुका है। उसमें बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी नहीं सही नहीं करेगा। उसमें एक कैंडिडेट है जो पॉलिटिशियन बन चुका है, और बहुत सारे फील्ड है जिस पे वो अच्छा कर रहा है, तो वो भी सही नहीं करेंगे। और टीनेजर को लव इश्क मोहब्बत वाला, प्यार वाला ये करना है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स मायने करते हैं। तो बिल्कुल कोई नहीं मानेगा कि सब जितने भी लोग उस फिल्म के हिस्से थे, वो सभी मान रहे हैं कि हमारे कैरियर की सबसे बड़ी गलती थी। और तुम अपनी गलती दोबारा दोहराना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो भी नहीं मानेंगे। तो मान लो कैसे भी करके इन सबको मना लिया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने, और उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मजबूर कर दिया, और फिर से ये फिल्म बना रही है। और जो दादा मर चुके वो प्रोड्यूसर फिर से बोल रहा है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेंगे उस दादाजी को रिक्रिएट करने के लिए, और ये जो कैंसर से मर रहा है उसको भी हम ये के जरिए रिक्रिएट कर देंगे, ये सारे करेंगे। तो फिर से लोग फिर से ब्रेकिंग न्यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, वो ये फिर से ऑडियंस चर्चा करने लगेगी। लेकिन कोई देखेगा, थिएटर जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वो लोग सोचेंगे कि नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा, अमेजोन पे आ जाएगा, या फिर टीवी पे आ जाएगा कुछ देर बाद, तब देख लेंगे। अब सिर्फ उन लोगों को इंटरेस्ट बढ़ रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंटरेस्ट रखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट है, या फिर ग्रेजुएट है, या फिर उस पर काम कर, उन लोगों को दिलचस्पी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह हुआ है, तो वो जाने की पॉसिबिलिटीज है। सिर्फ वो लोग, बाकी सब लोग कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं कितना मूर्खता है, कितना ये है, कितना वो है। ठीक है, अब फिल्म रिलीज हो जाएगी, अब तुरंत नहीं जाएंगे, अब रिव्यूज देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह। सपोज न्यूज वालों ने बोल दिया, रिव्यू वालों ने बोल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत बढ़िया से हुआ है, तो ये सारे जो लोग हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पे इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग जाने की पॉसिबिलिटीज है। बाकी लोग जितने भी लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरेस्ट है, वो लोग जाने की पॉसिबिलिटीज है, बाकी लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर से फिल्म फ्लॉप होने की पॉसिबिलिटीज है, अट्टर फ्लॉप होने की पॉसिबिलिटीज है। सब लोग फिर से हंसेंगे, सब लोग फिर से उन एक्टर्स पर हंसेंगे, डायरेक्टर्स पर हंसेंगे, प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो तुम्हारी जो ओवरथिंकिंग, पास्ट को लेकर ओवरथिंकिंग वाला स्टोरी है, ओवरथिंकिंग वाला जो स्टोरी है, वो बिल्कुल इस फ्लॉप फिल्म की तरह है, जो बिल्कुल नहीं चलेगी। तुम अपनी पुरानी गलतियां सुधारना चाहते हो, लेकिन सुधार नहीं पाओगे। ठीक है, तो पुरानी गलतियों को भूल जाओ, आगे बढ़ो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो
तो एक अक्लमंद प्रोड्यूसर हो या अक्लमंद डायरेक्टर अक्लमंद एक्टर्स हो जो 10 साल पुरानी वाली फिल्म है उसे कभी रीमेक नहीं करेंगे, उसे कभी फिर से नहीं बनाएंगे, वो अपनी गलती सुधारने का चांसेस कभी नहीं लेंगे। वो भूल चुके उस पुरानी वाली वाटर फ्लॉप स्टोरी को भूल चुके, वो सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, सब लोग वही गलती दोबारा दोहराने की चांस नहीं लेंगे। ठीक है, तो तुम भी वो जो पुराने वाले पास्ट एक्सपीरियंस है उसको उसके मतलब उसको सोचने पे मजबूर मत हो जाना। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उस पुरानी कहानी को भूल जाना और आगे बढ़ने में ही समझदारी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। तो अब बात करते हैं एक सुपरहिट फिल्म की जो कि 5 साल पहले, 10 साल पहले, 25 साल पहले या फिर 60 साल पहले रिलीज हुई थी। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल लेते हैं, शोले बहुत ही अच्छी फिल्म थी, सुपरहिट हुई थी, 1 साल लगातार चली थी। तो क्या करता है, दादाजी और पोता टीवी देख रहे हैं एक साथ बैठ के और दादाजी चैनल चेंज कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पोता कभी नहीं छोड़ेगा दादाजी को चैनल चेंज करने के लिए, क्योंकि हमेशा रिमोट पोते के पास होता है। चलिए एक एक्सेप्शन ले लेते हैं कि अब दादाजी के पास रिमोट है और चैनल चेंज कर रहे हैं और अचानक से एक टीवी चैनल में शोले टेलीकास्ट हो रहा है। तो अब दादाजी अब 2-4 मिनट 5 मिनट तक दादाजी देखते रहे, देख रहे। अब पोता बोल रहा है, ये क्या देख रहे हैं दादाजी? तो दादाजी बोल रहे हैं, नहीं एक सुपरहिट फिल्म थी, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सुपरहिट फिल्म थी, 1 साल लगातार चली थी, उस टाइम की बेहतरीन एक्शन फिल्म थी, वो थी, ये थी। तो पोता जो है 2-4 मिनट और देखेगा और ऑब्जर्व करेगा कि इसमें क्या एक्शन है, क्या है। तो 10 मिनट के बाद वो बोल रहा है, पोता कमेंट करने लगेगा, क्या दादाजी एक गन में 2 बुलेट लगाने के लिए हीरो इतना ये कर रहा है, इतना कोशिश कर, इतना स्ट्रगल कर रहा है। आप फास्ट एंड, क्योंकि पोते ने फास्ट एंड फ्यूरियस 10 देख चुका है, पोते अपडेटेड है, फास्ट एंड फ्यूरियस देख चुका है, जिसमें बहुत सारे मशीन गन से, बुलेट की कोई कमियां नहीं है, टैंकर्स की कमियां नहीं है, बॉम्ब्स की कमी, कुछ भी कोई कमियां नहीं है। तो वो शोले से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, शोले देखने में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो ठीक है, क्योंकि स्टोरी आउटडेटेड हो चुकी है, डायरेक्शन आउटडेटेड हो चुकी है, एक्शन आउटडेटेड हो चुकी है, सब कुछ आउटडेटेड हो चुकी है। लेकिन दादाजी अपने हिसाब से ठीक है, क्योंकि दादाजी जानते हैं कि वो सुपरहिट फिल्म थी और पोता अपने हिसाब से अपने तरफ से सही है, क्योंकि वो उसने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी है, उसमें कोई ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, उनके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो ये था सुपरहिट फिल्म का। अब एक और सुपरहिट फिल्म ले लेंगे जो 20 साल पहले रिलीज हुई थी, 20-30 साल पहले रिलीज हुई थी, DDLJ। ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें भी वही है, बाप बेटे दोनों टीवी एक साथ देख रहे हैं, सेम सिचुएशन है, टीवी चेंज कर रहा है बाप और DDLJ अचानक से टेलीकास्ट हो रही है, तो DDLJ देख रहे हैं। तो बेटा पूछ रहे हैं, ये कौन सी फिल्म देख रहे हैं आप? तो बाप एक्सप्लेन कर रहा है कि बहुत अच्छी फिल्म थी, एक सुपरहिट फिल्म थी, 1 साल 2 साल तक लगातार चली, बहुत अच्छा है, तो ड्रामा है, रोमांस है, वो है, ये है। तो बेटा जो है वो देख रहा है, 5 मिनट के देखा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो तू झूठी मैं मक्कार देख चुका है। ठीक है, तो वो देख रहा है, पहले बेटा देख रहा है तो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि तू झूठी मैं मक्कार वो देख चुका है। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें DDLJ में क्या होता है, पहले हीरो हीरोइन पटाने के लिए फर्स्ट हाफ पटाने में लग जाता है, हीरोइन को मनाने में फर्स्ट हाफ चली जाती है, फिर फैमिली को मनाने में सेकंड हाफ चली जाती है, फिर शादी भी नहीं हो पाती, फिर ट्रेन में सीन एंड हो जाता है। ठीक है, अब तू झूठी मैं मक्कार, पहले सबसे पहले क्या होता है, हीरो हीरोइन से मिलता है और पहले दिन हो जाता है, सेक्स हो जाता है, उसके बाद सेक्स के बाद प्यार होता है, प्यार के बाद फैमिली अग्री करते हैं, उसके बाद शादी तय होती है दोनों की, सब लोग मंजूर है, सब लोग अग्री कर रहे हैं शादी के लिए। फिर लड़की को शादी से प्रॉब्लम, प्यार से प्रॉब्लम है, शादी से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हीरो का पिता, हीरो के फैमिली जो है जॉइंट फैमिली में है, बहुत बड़ी फैमिली है, तो इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, पर्सनल स्पेस नहीं मिलेगी, और आजकल के यूथ जो है वो सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं। तो
उसमें फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर कुछ देर के लिए पर्सनल स्पेस, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, और कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद वो वापस मिलते हैं, फिर से ब्रेकअप, फिर से पैचअप, ठीक है। और फिर बहुत कुछ होता है उन दोनों के बीच में, और लास्ट में आखिर शादी होती है। लेकिन वो दोनों शादी के बाद जो फंसने होते हैं उनके बारे में एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि सेक्स ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो ये होता है आजकल का प्यार। तो डीडीएच उतना इंटरेस्टिंग, उसमें ना पर्सनल स्पेस है, ना इंडिपेंडेंस है, ना फ्रीडम है, ना कैरियर ओरिएंटेड लड़की है, ना कुछ है, तो इंटरेस्ट नहीं बढ़ती। तो स्टोरी आउटडेटेड हो चुकी है, सब कुछ स्क्रीन प्ले सब कुछ आउटडेटेड हो चुका है। तो फादर अपने हिसाब से ठीक है, और टीनेजर जो बेटा है वो अपने हिसाब से ठीक है, ठीक है। तो सुपर हिट फिल्म ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अगर 10 साल पहले अपने कॉलेज में, या कुछ साल पहले अपने कॉलेज में या ड्रामा किया था, डांस किया था, वो अगर आप इन बच्चों को दिखाना चाहते हो तो वो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होंगे। तो ये पॉजिटिव चीज भी कभी कभी किसी को इम्प्रेस नहीं कर जाती। ये वो है सुपर हिट फिल्म के बारे में। तो हमें क्या करना है, चाहे वो अटर फ्लॉप फिल्म हो या सुपर हिट फिल्म हो, हमें पुरानी बातें भूल जानी है, हमें पुरानी बातों के बारे में सोचना नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए हमारी जिंदगी में। आज जो हो रहा है उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। पुरानी बातों को, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ज्यादातर 90% भूलना चाहिए, सिर्फ 10% ओकेजनली हमें याद करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग भूल जाओ और आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ओवर थिंक करते हैं। भाई फ्यूचर को लेकर कौन नहीं सोचेगा, सब लोग 99% लोग बंदे जो होते हैं वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, उसमें कोई डिसएडवांटेज भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप सोचो फ्यूचर के बारे में सोचो, बहुत अच्छा है, कंसर्न रहो, ठीक है। लेकिन सोचना ठीक है, सोचना अच्छी बात है, थिंकिंग इज गुड, लेकिन ओवर थिंकिंग इज बैड। क्योंकि एक बात मैं बोल रहा हूँ, ओवर थिंकिंग क्यों बैड होता है। आपने कभी सोचा था कि 10 साल पहले या 5 साल पहले कि 10 साल बाद या 5 साल बाद आप उतने ही तरक्की करेंगे जितना आप अभी कर रहे हैं? नहीं ना, ऊपर नीचे होता है। कभी कभी आपने ज्यादा सोचा था कि हम इतना तरक्की करेंगे 10 साल बाद, लेकिन आप कम तरक्की कर रहे हैं। कभी कभी किसी ने कम सोचा था कि कम सोचा था कि इतना तरक्की करेंगे, तो वो ज्यादा कर रहा है। तो आप तरक्की कर रहे हैं, वो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन आप तरक्की कर रहे हो। वो एग्जैक्टली उतना ही तरक्की नहीं कर रहे हो जितना आपने 10 साल पहले या 5 साल पहले सोचा था। तो आगे भी वही होगा जो अभी हुआ है। अभी आप जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं इतना तरक्की करूंगा, आप उतना ही तरक्की नहीं करेंगे जितना आपने अभी सोच रहा है। तो थिंकिंग इज गुड, सोचो, लेकिन उतना मत सोचो ओवर थिंकिंग के हिसाब से, उतना मत सोचो कि ओवर थिंकिंग इज गुड, ओवर थिंकिंग इज बैड। समझ में आ रहा है? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि 10 साल में 5 से 10 साल में कुछ भी हो सकता है। अर्थक्वेक आ सकता है, भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकता है, फ्लड आ सकता है, या फिर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, या फिर बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जहां पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो कल किसने देखा यार? तो कल के बारे में सोचो। थिंकिंग इज गुड, ओवर थिंकिंग इज बैड, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो सबके लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप मेरे ओपिनियन और व्यूज से सहमत है, तो प्लीज एक लाइक कीजिए। और जो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम से आपके सफर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, आपको जानते हैं, उनके साथ शेयर करो अगर आप मेरे व्यूज और ओपिनियन से सहमत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, प्रॉब्लम्स जो है वो हर एक की जिंदगी में होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं हो। लेकिन वही बंदा जीतता है, वही बंदा आगे बढ़ता है जो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालता है, ठीक है। ये ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो प्रॉब्लम के बारे में चिंता करना छोड़कर सोल्यूशन ढूंढने में ज्यादा टाइम बिताओगे तो तुम
सोल्यूशन के पास सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। कोशिश करो, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। प्रॉब्लम्स को ये ना मत करो, बड़ा मत करो। जितना प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम उतनी बड़ी लगेगी, बहुत बड़ी लगेगी। जितना प्रॉब्लम्स के बारे में जितना सोचोगे, जितना ज्यादा सोचोगे, प्रॉब्लम उतनी बड़ी दिखता जाएगी, जो असल में होता नहीं है। तो प्रॉब्लम्स को बारे में सोचने की जगह सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। सोल्यूशन यूं मिल जाए, कभी कभी सोल्यूशन हल जो है यूं मिल जाती है। तो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ऐसे कहते हुए मैं अपनी वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।